गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्योति, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और हम जूलॉजी पेपर 3 पढ़ रहे हैं और उस पेपर में भी हमारा जो यूनिट है वो कौन सा है, प्रतिरक्षी तंत्र यानी कि इम्यूनोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस इम्यूनोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमने देखा जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है स्वभावज, पहली प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनेट या स्वभावज, इनेट इम्यूनिटी। और दूसरी कौन सी होती है, एक्वायर्ड या हम कह सकते हैं उद्दीप्त प्रकार की, अडॉप्टेड प्रकार की या जिसको हम ग्रहण करते हैं इम्यूनिटी होती है। जो सबसे पहले हमको समझना ज़रूरी है कि स्वभावज यानी कि शरीर के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, प्राकृतिक रूप से हमारे जो अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का क्या बनाती है, रोधक क्षमता बनाती है। तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। स्वभावज जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है या प्रतिरोधकता है उसको हमने देखा था कि इसी को हम क्या कहते हैं, जन्मजात प्रतिरोधकता, आनुवांशिक प्रतिरोधकता या कुलीय प्रतिरोधकता भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमको जन्म के साथ ही मिलती है, साथ के साथ किसी माता से अपने शिशु में संचारित होती है, उनके जीनों के द्वारा संचारित होती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जन्मजात, आनुवांशिक या हम इसको क्या कह सकते हैं, कुलीय प्रकार की क्या होती है, प्रतिरोधकता होती है। साथ के साथ हम इसको क्या कहते हैं, ये अवशिष्ट प्रकार की होती है यानी कि कोई विशेष नहीं है, नॉट स्पेसिफिक है, विशेष नहीं है। उसका रीज़न क्यों होता है भाई, स्किन, सबकी संरचना, सबकी बॉडी में स्किन पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं स्वभावज प्रतिरक्षी तंत्र में तो स्किन सभी जीवों की में मिलती है और हर किसी की स्किन उसी प्रकार से काम करती है जैसे कि हमारी खुद की करे, तो उसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अब हम अवशिष्ट प्रकार की जो प्रतिरोधकता है उसी में हम देख रहे थे कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं हैं जो कि क्या करती हैं, प्रतिरक्षी तंत्र में काम करती हैं। तो हमने सबसे पहले बात करा कि पहली जो होती है, एक तो क्या होते हैं फिजिकल, कुछ जो शारीरिक अवरोध पाए जाते हैं, ठीक है। स्वभावज इम्यूनिटी में अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से हमारी स्वभावज या इनेट इम्यूनिटी वर्क करती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी है यानी कि कुछ फिजिकल बैरियर पाए जाते हैं, इसको हम कुछ भागों में बांटकर भी लिख सकते हैं। इनेट इम्यूनिटी किस प्रकार से पाई जाती है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कुछ भागों में बांटकर लिखते हैं। कैसे लिखें, इनेट इम्यूनिटी को यानी कि किस किस प्रकार से ये पाई जाती है। तो पहली हमने किसके बात में करी, शारीरिक अवरोध या इसको हम कह सकते हैं फिजिकल बैरियर, यानी कि कुछ क्या होते हैं, कुछ फिजिकल बैरियर्स पाए जाते हैं जो क्या कर रहे हैं, वो अवरोध उत्पन्न करते हैं बाह्य जीवाणु को शरीर में प्रवेश करने से। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल यानी कि कार्य की है, फिजियोलॉजिकल या हम एक तरीके से कह सकते हैं रासायनिक अवरोध, कार्य की यानी कि ये कौन सा है, फिजिकल है, ये कौन सा है, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इसके अलावा क्या होता है, कोशिकीय अवरोध, और कोशिकीय अवरोध के साथ साथ पाया जाता है साइटोप्लाज्मिक या हम कह सकते हैं केंद्रकीय अवरोध। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो
इनेट प्रकार की यानी कि प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती है इम्यूनिटी, उसको हम बांटते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें शारीरिक अवरोध में, हमने क्या क्या बात करा। एक तो होती है त्वचा, यानी कि जो स्किन होती है उसके ऊपर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। क्यूटिकल की परत क्या करी है कि जब तक आपकी स्किन कट नहीं होती, क्या करती है, हमारी बाह्य जीवाणु से रक्षा करती है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या पाया जाता है, सेकंड होता है श्लेष, झिल्लियां, यानी कि श्लेष म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस दोनों ही अवरोध करते हैं। इसके अलावा नासारोम, ये भी क्या कर रहे हैं कि जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया हैं उनको रोकने का कार्य करते हैं। तो यहाँ तक हमने बात करी थी। अब हम बात करते हैं कार्य के अवरोध में। तो कार्य के अवरोध में क्या होगा, इसमें देखते हैं जो हमारी आहार नाल है, सपोज करो हमारा जो बैक्टीरिया है स्किन के आसपास से नहीं घुसा, कहाँ से घुस रहा है, ये बैक्टीरिया हमारे मुंह के द्वारा घुस रहा है। तो मुंह में क्या मिलती है, लार, और लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। लार में क्या मिल रहा है, लाइसोजाइम पाया जाता है। तो सबसे पहले तो लाइसोजाइम क्या करेगा, उसको नष्ट करेगा। इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा जो हमारा अमाशय है उसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है HCl। तो ये क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल यानी कि एक तरीके से केमिकल्स के द्वारा क्या हो रहा है, बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो हमारी जो पूरी की पूरी जो आहार नाल होती हैं उसमें क्या पाई जाती हैं, ग्लोबट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, क्या पाई जाती हैं, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो किसका स्रवण करती हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्रवण करती है, और वो क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोशिकीय अवरोध में। तो कोशिकीय अवरोध के बारे में हमने कब बात करी थी, कोशिकीय अवरोध के बारे में हमने बात करी थी जब हमने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा था। हमने देखा था कि शरीर में क्या क्या पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं, और हमने देखा था कि न्यूट्रोफिल्स वो कोशिकाएं होती हैं जो कि शरीर में अगर जीवाणु का संक्रमण हुआ है, सबसे पहले हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र इन न्यूट्रोफिल्स के द्वारा ही बनता है। जैसे ही शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है, कौन लड़ता है सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही लड़ती हैं। जब न्यूट्रोफिल्स की कैपेसिटी कम हो जाती है तो कौन लड़ता है यहाँ पर, तो लड़ती है माइक्रोफेजेस यानी कि मोनोसाइट कोशिकाएं। ये भी WBC की हैं और ये क्या करती है, मोनोसाइट कोशिका इनको नष्ट करने का काम करती हैं। इसके अलावा होती हैं NK सेल्स। तो ये कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि हमारा प्राकृतिक रूप से क्या बनाती हैं, प्रतिरक्षी तंत्र बनाती है। हम लिम्फोसाइट्स की बात अभी नहीं करें क्योंकि वो कब बनाएंगे हमारा प्रतिरक्षी तंत्र, वो हमारा अनुग्रहित या अडॉप्टेड जो हमारी इम्यूनिटी होती है तब हमारा प्रतिरक्षी तंत्र बनाती है। प्राकृतिक रूप से किनके द्वारा बनाया जाता है, इनके द्वारा बनाया जाता है। अब अगर हम बात करें केंद्र के अवरोध में तो इसमें कौन आते हैं, इंटरफेरॉन्स आते हैं। इंटरफेरॉन क्या कर रहे हैं, ये भी हमारे प्रतिरक्षी तंत्र में कार्य करते हैं। तो यहाँ तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम इनके बारे में डिटेल से लिखेंगे। लिखा आपने, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे, कार्यकीय अवरोध यानी कि फिजिकल अवरोध की बात कर रहे थे। उसको हम दोबारा से लिखेंगे।
उसी में आप करेक्शन करके या एडअप करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? कार्यकीय अवरोध। तो इसमें लिखेंगे शरीर में कुछ जैव रासायनिक या कार्यकीय प्रकार की जैव रासायनिक तथा कार्यकीय प्रकार की संरचनाएं प्राकृतिक अवरोध बनाकर हमारी सुरक्षा करते हैं। जैसे कुछ जीवों के शरीर में कुछ जीवों के शरीर में ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि उन्हें हानि ना पहुंचाकर लाभ देते हैं। लाइन चेंज करके लिखना। इसी प्रकार लार तथा आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। जो कि जीवाणुओं से शरीर की सुरक्षा करता है। इसी तरह कान में बाह्य कर्ण में सिरुमेन पाया जाता है। सिरुमेन या हम इसको क्या कहते हैं? मोम। जो कि प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं को कान में प्रवेश करने से रोकता है। इसी प्रकार अमाशय में उपस्थित HCl भी जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए कोशिकीय अवरोध। स्वभावज प्रतिरक्षा में लिखेंगे थर्ड पॉइंट कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय
अवरोध यानी कि एक तरीके से सेल्यूलर बैरियर। लिखो इसमें शरीर के अंदर, जीवों के शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षी तंत्र बनाती हैं। प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षी तंत्र बनाती हैं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट व एनके सेल होती हैं। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट व एनके सेल होती हैं जिनकी प्रकृति भक्षकाणु प्रकार की होती है। भक्षकाणु प्रकार की होती है तथा ये शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे अभिग्रहित रोधक क्षमता। ये तो हमने कौन सी करी है, प्राकृतिक वाली या स्वभावज इनेट प्रकार की। अब हम कौन सी करते हैं, अब हम करेंगे अभिग्रहित यानी कि एक तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारा पूरा जो इम्यूनोलॉजी बेस्ड है वो इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे बेस्ड है। ठीक है, पूरी जो इम्यूनोलॉजी हम पढ़ते हैं वो किस पर बेस्ड है, एक्वायर्ड पर, यानी कि उपार्जित या अभिग्रहित। कौन सी है, उपार्जित या अभिग्रहित प्रतिरोधक क्षमता। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना। उपार्जित या अनुग्रहित जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, ये प्रतिरोधक क्षमता तब डेवलप्ड होती है जब हम कहीं से कोई चीज़ गेन करते हैं। ठीक है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी। अब देखो सबसे पहली बात क्या होती है, हमारी पूरी बॉडी, पहले भी हमने बात करी थी, हमारा पूरा जो शरीर होता है वो किससे बना हुआ है, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है। और हर कोशिका के ऊपर प्रोटीन या संरचना के रूप में क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। जितनी भी कोशिकाएं हैं, यानी कि शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सब कोशिकाओं के ऊपर, चाहे वो किसी भी जीव का शरीर हो, हर किसी जीव के हर किसी कोशिका पर क्या लगे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन या संरचना के रूप में क्या लगे होते हैं,
एंटीजन लगे होते हैं। और इन एंटीजन के साथ ही हमारी बॉडी में, यानी कि जब ये एंटीजन लगे होते हैं, इसके साथ ही हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, इनके विपरीत एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। यानी कि नेचुरली हमारे शरीर में क्या होते हैं कि कोशिका के पास खुद के एंटीजन लगे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एंटीजन है ये क्या होते हैं, उस जीव की नेम प्लेट के समान है। ये जो एंटीजन है वो क्या होंगे, उस जीव की नेम प्लेट के समान है। कैसे कि मेरी कोशिका के ऊपर जो एंटीजन लगे हैं वो मेरे एंटीजन हैं, वो आपके एंटीजन से भिन्न होंगे। सपोज करो अगर आपका कोई एंटीजन मेरी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होगा, वो मेरी बॉडी के एंटीजन से अगर मेल नहीं खाता तो वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया होगी। यहाँ जो एंटीबॉडी होती है वो क्या देखती है, यानी कि पहले से शरीर में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ये देखती है कि ये जो एंटीजन है वो हमारा है या कहीं बाहर का। जब वो एंटीजन, उस कोशिका का जो एंटीजन है उसी कोशिका का है, यानी कि उसी जीव का है जिसमें एंटीबॉडीज़ है, जिस जीव की एंटीबॉडी है, तो वो कभी भी अपने एंटीजन को नहीं खाता। ठीक है, तो यहाँ पर भाई यहाँ पर भी एंटीजन एंटीबॉडी है तो खाने की क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये खुद की बॉडी रिकॉग्नाइज क्या कर रहा है, एंटीबॉडी, अरे ये तो मेरा ही एंटीजन है, मैं इसको क्यों खाऊंगा। तो यहाँ एंटीजन की क्रिया नहीं होती। अब सपोज करो कि हमारी बॉडी में, यानी कि एक तरीके से ब्लड में अगर हम बात करें, ब्लड में बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया क्या है, वो भी एक सेल है। बैक्टीरिया क्या होता है, वो भी सेल की तरह ही है। और बैक्टीरिया के पास भी क्या होता है, इसकी भी कोशिका के बाहर भी एंटीजन लगा होता है। अब इस बैक्टीरिया के लिए, यानी कि इसके पास भी क्या है, एंटीजन लगा है। अब हमारी बॉडी की जो क्या होगी, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी है, यानी कि हमारे शरीर में सबसे पहले तो कौन आएगा, जो हमारी प्राकृतिक प्रतिरोधक तंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब कोई बाहर का कोई एंटीजन आता है, यानी कि कोई बैक्टीरिया आया, पहचान कैसे होगी कि बाहर का कोई बैक्टीरिया आ रहा है, उसके ऊपर एंटीजन लगा है। उस एंटीजन को देखेंगे, अरे ये तो हमारी बॉडी का नहीं है, ये तो किसी बाहर का, किसी दूसरे का है। हम भी यही करते हैं कि जब कोई हमारे सामान आता है, हम देखते हैं ये हमारे घर का है, हमारा एड्रेस है, नहीं है तो हम उसको वापस कर देते हैं। हमारा है तो हम रख लेते हैं, नहीं तो वापस कर देते हैं। ये चीज़ हम करते हैं। सेम उसी तरीके से है कि जैसे ही बॉडी में कोई एंटीजन आया, किसी बाहर का कोई एंटीजन आया, तो एंटीबॉडी देखती है कि हमारी बॉडी का है या नहीं है। जब उसको ये लगता है कि हमारी बॉडी का नहीं है, तो सबसे पहले तो कौन आती है, न्यूट्रोफिल्स आएंगी। सबसे पहले तो इसको मारने कौन आता है, न्यूट्रोफिल्स आता है। लेकिन पता है बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो बहुत जल्दी होती है। अब इसने बहुत सारे बैक्टीरिया बनाने स्टार्ट कर दिए, न्यूट्रोफिल से मर नहीं रही ना, न्यूट्रोफिल नहीं मार पाता तो कौन आता है, फिर आती हैं इसमें मोनोसाइट कोशिकाएं। ठीक है, मोनोसाइट कोशिकाएं आती हैं। मोनोसाइट कोशिकाओं से भी नहीं मर पा रहा, तो उस अवस्था में हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा होती जा रही है, या हम कहें पैथोजन की संख्या ज़्यादा होती जा रही है, तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और उस इन्फेक्शन के टाइम हम क्या करते हैं, कोई वैक्सीन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, कोई वैक्सीन ली, मेडिसिन ली, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनने लग जाती है, एंटीबॉडीज बनने लग जाती है। तो क्या होगा, यदि हमारी बॉडी में कोई रोग अगर एक बार हो गया तो उसके अगेंस्ट स्वतः ही बॉडी में क्या होने लग जाती है, एंटीबॉडी बनने लग जाती है। तो इस तरह की जो रोधक क्षमता किसी जीव के शरीर में उत्पन्न होती है उसे कहते हैं उपार्जित या अभिग्रहित रोधक क्षमता।
समझ में आया कि हमने क्या पढ़ी थी, स्वभावज पढ़ी। उसमें तो क्या होता है कि शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो हमारी रोधक क्षमता बनाती हैं। लेकिन जो हमारी उपार्जित अभिरोधक क्षमता है वो कब विकसित होती है, जब बाहर से कोई क्रिया हमारे शरीर के अंदर प्रारंभ होती है। ठीक है, तो आपने अभी देखा हो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको स्टार्टिंग में ही, यानी कि जब उनकी कंसीविंग कंडीशन है, जब उनमें प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, उसी समय उनमें कुछ टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। किस किस की वैक्सीन्स लगती हैं? उनको लगती है खसरे की, खसरा लगता है, डिप्थीरिया है, हेपेटाइटिस है, तो इनकी क्या होती है, वैक्सीन पहले ही लग जाती है, जिससे होने वाला जो शिशु होता है उसमें जन्म से ही इन रोगों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से जब हम बाहर किसी अनुक्रिया के थ्रू अपनी रोधक क्षमता विकसित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपार्जित या अभिग्रहित रोधक क्षमता कहते हैं। समझ में आया कि हमारी बॉडी में, जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में, ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता है, कोविड-19 चल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमारी बॉडी में इस कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है। इसके वो उस पर भी क्या लगा होगा, एंटीजन लगा होगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या हो रहा है कि कोविड-19 से हम क्यों बच रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा वायरस है जिसका एंटीजन हमारी बॉडी में, यानी कि उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है ही नहीं। हमारे शरीर के अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है, और ये अपनी एंटीबॉडी नहीं होने की वजह से ये क्या कर सकता है, बहुत जल्दी हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैला देता है, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इससे लड़ने की उसकी क्षमता नहीं है। क्षमता कैसे विकसित होगी, जब हम कोई वैक्सीन ले लेंगे इसकी। तो अगर हम इसके अगेंस्ट, इस कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडी, अगर हमने इसका वैक्सीन लिया तो हमारी बॉडी में क्या होगा, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाएगी। तो अगर ये हमें कभी इन्फेक्ट भी करता है, अगर हमने उसका वैक्सीन ले लिया, तो फ्यूचर में कभी हमें दोबारा कोविड-19 की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए, उसको पहचान कर एंटीबॉडी बनाना प्रारंभ कर देती है। तो इस तरह की जो हमारी रोधक क्षमता है वो क्या कहलाती है, उपार्जित या अभिग्रहित रोधक क्षमता कहलाती। समझ में आया? तो इसमें लिखें उपार्जित या अभिग्रहित रोधक क्षमता। लिखो, इस प्रकार की रोधक क्षमता, इस प्रकार की रोधक क्षमता जीवन के किसी काल में, इस प्रकार की रोधक क्षमता जीवन के किसी काल में जीवन के किसी काल में ग्रहण की जाती है, ग्रहण की जाती है। अतः इसे अभिग्रहित रोधक क्षमता कहते हैं। यह रोधक क्षमता सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों की उपापचय, सूक्ष्म जीवों की उपापचय
क्रियाओं के उपापचय क्रियाओं के अनुभव के आधार पर जीव में उत्पन्न होती है। जीव में उत्पन्न होती है। तथा इस रोधक क्षमता में विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं ब्रैकेट में लिखना प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज बनती हैं। अतः इसे विशिष्ट प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। जो कि स्तनी व पक्षी वर्ग में अधिक पाई जाती है, अधिक विकसित प्रकार की पाई जाती है। जो कि स्तनी व पक्षी वर्ग में अधिक विकसित प्रकार की पाई जाती है। इस रोधक क्षमता को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम इसके जो दोनों प्रकार हैं वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है, अनुग्रहित रोधक क्षमता, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसी में ही हम एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि MHC1 एंटीबॉडीज़ या MHC2 प्रकार की लिम्फोसाइट्स जो होती हैं कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, वो सभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो वो सब हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।